फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद को डिस्कस किया था। अब देखिए, जब मैं आपसे उत्तर आधुनिकतावाद को डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको यूपी पीसीएस का 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन दिखाया था। क्वेश्चन में एक तो पूछा गया था कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, उसको हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके। इसके साथ ही क्वेश्चन का दूसरा भाग था कि जो उत्तर आधुनिक युग है इसमें नारीवाद के यानी फेमिनिज्म के क्या प्रतिमान है। तो आज हम लोग समझेंगे फेमिनिज्म इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था, जो उत्तर आधुनिक युग था, इसमें नारीवाद किस तरह से, फेमिनिज्म किस तरह से आगे बढ़ा। तो चलिए समझते हैं उत्तर आधुनिकतावाद और नारीवाद। देखिए, नस्ल और जातीयता के अलावा लिंग उत्तर आधुनिक साहित्य की मुख्य चिंताओं में से एक है। तो जो हमारा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है यानी उत्तर आधुनिक साहित्य है, ये नस्ल की समस्याओं पर विचार करता है कि जो नस्लीय आधार पर भेदभाव है, जातीय आधार पर जो समाज में असमानता है, भेदभाव है, इसके ऊपर भी उत्तर आधुनिक साहित्य विचार करता है। लेकिन इसके साथ ही जेंडर के आधार पे यानी पुरुष और महिला के अंतर के आधार पर जो समाज में भेदभाव है, जो असमानता है, जो शोषण है, इसके ऊपर भी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है विचार करता है। नारीवादी भूगोल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में दैनिक जीवन के सभी पहलुओं से अंतर संबंधित है। अब देखिए, हमारा जो दैनिक जीवन होता है इसके कुछ आर्थिक पहलू होते हैं, जैसे कि काम कौन करता है बाहर जाकर और घर का कार्य कौन संभालता है। कुछ सामाजिक पहलू होते हैं, यानी कि किसके पास कितने अधिकार हैं समाज में। कुछ हमारे दैनिक जीवन के सांस्कृतिक पहलू होते हैं, यानी सांस्कृतिक रूप से पुरुष कौन से काम करेंगे, महिलाएं कौन से काम करेंगी। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन का चाहे आर्थिक पहलू हो, चाहे सामाजिक पहलू हो, चाहे सांस्कृतिक पहलू हो, इन सभी के ऊपर नारीवादी भूगोल विचार करता है। दूसरे शब्दों में नारीवादी भूगोल जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में लैंगिक असमानता और महिलाओं के उत्पीड़न के सवालों पर जोर देता है। तो नारीवादी भूगोल किस बात को उठाएगा? अब देखिए, फेमिनिस्ट ज्योग्राफी है, महिलाओं की बात कर रही है। तो यहाँ पर क्या बताया जाता है फेमिनिस्ट ज्योग्राफी में कि किस तरह से जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर महिलाओं को उत्पीड़न का, शोषण का सामना करना पड़ता है। और इसके लक्ष्य में भौगोलिक पेशे के भीतर ही ऐसी असमानता और भेदभाव को उजागर करना और उसका मुकाबला करना शामिल है। यानी खुद जो जोग्राफर्स का पेशा है, जो खुद जो भूगोल में अलग अलग पद हैं, उसमें किस तरह से एक लैंगिक असमानता, एक जेंडर इनइक्वलिटी विद्यमान है, इस चीज को सामने लाना, ये भी नारीवादी भूगोल का एक लक्ष्य है। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा समझाऊंगा कि ज्योग्राफी में किस तरह से असमानता है। मान लीजिए कि एक पुरुष रिसर्चर है, एक मेल रिसर्चर है, जो रिसर्च के लिए आंकड़ों का संग्रह कर रहा है। अब देखिए, आंकड़े तो बहुत सारे हैं, आप किसी भी आंकड़े का संग्रह कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मेल है, क्योंकि ये पुरुष है, तो हो सकता है ये बहुत सारे ऐसे आंकड़ों को नजरअंदाज कर दे जो महिलाओं की समस्याओं से संबंधित है। क्यों ये नजरअंदाज कर देगा? क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ये एक तरह की समस्या भी है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो ज्योग्राफी में पूरा का पूरा रिसर्च वर्क होगा वो पुरुष की मानसिकता के आधार पर होगा। यानी कि जो भी निष्कर्ष ज्योग्राफी में निकाले जाएंगे, जो भी कंक्लूजन निकाले जाएंगे, वो पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त होंगे और महिलाओं को उन निष्कर्षों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, महिलाओं की समस्या को उन निष्कर्षों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के नारीवाद प्रश्न खड़े करता है। जॉनसन के अनुसार नारीवादी भूगोल में महिलाओं के सामान्य अनुभव और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न के प्रतिरोध और इसे समाप्त करने की प्रतिबद्धता शामिल है, ताकि महिलाएं खुद को परिभाषित और अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित कर सकें। यानी कि महिलाएं खुद से खुद को परिभाषित करें कि उनका क्या रोल है सोसाइटी में, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, और इसके साथ ही अपने जीवन को महिलाएं स्वयं नियंत्रित करें कि उन्हें कौन सा पेशा अपनाना है, कितने बच्चों को जन्म देना है, ये चीजें महिलाएं नियंत्रित करें, ना कि उनके लिए पुरुष। ये जॉनसन के अनुसार नारीवादी भूगोल का मुख्य लक्ष्य है। तो देखिए, रोज जैसी जो नारीवादी भूगोलवेत्ता थी, उन्होंने जोर देकर कहा
कि भूगोल का जो अकादमिक अनुशासन है, यानी कि जो भूगोल का पूरा सब्जेक्ट है, जो ज्योग्राफी का डिसिप्लिन है, इसमें पुरुषों का वर्चस्व रहा है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि पेशे के भीतर महिलाओं को नियंत्रित किया गया है, यानी महिलाएं स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाईं, उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उनको हाशिए पर रखा गया। भूगोल के प्रोजेक्ट विषयों से नारीवाद अछूता रहा, यानी कि जो फेमिनिस्ट कह लीजिए मुद्दे हैं, जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, वो ज्योग्राफी के प्रोजेक्ट में अछूते रहे हैं, या कह लीजिए उनको पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। पुरुषों द्वारा भूगोल पर वर्चस्व के गंभीर परिणाम हुए हैं, जो ये निर्धारित करता है कि वैध भौगोलिक ज्ञान क्या है और इस तरह के ज्ञान का उत्पादन कौन कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए समझते हैं। क्योंकि पुरुषों का भूगोल पर वर्चस्व रहा, यानी कि ज्यादातर मेल ज्योग्राफर, मेल रिसर्चर रहे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कौन सा जो ज्योग्राफी का कौन सी नॉलेज जो है वो ऑथेंटिक है, यानी भूगोल में किस ज्ञान को मान्यता दी जाएगी, इसमें काफी भेदभाव रहा। क्यों? क्योंकि पूरा मेल सेंटर्ड हो गया। जो व्यू था, जो कह लीजिए दृष्टिकोण था, वो पूरा मेल सेंटर्ड हो गया। तो ऐसे में किस भौगोलिक ज्ञान को ऑथेंटिक माना जाए, वैध माना जाए, इसमें काफी भेदभाव हुआ। और इसके साथ ही जो ज्ञान का उत्पादन हो रहा था, यानी कि जो अलग अलग रिसर्च के आधार पे अलग अलग कंक्लूजन आ रहे थे, वो भी मेल सेंटर्ड हो गए, यानी कि वो भी पुरुष के ऊपर आधारित हो गए, पुरुष का जो दृष्टिकोण है उसके ऊपर आधारित हो गए। तो ज्ञान क्या है, भौगोलिक ज्ञान क्या है और इसका उत्पादन कौन करेगा, इसमें जो है काफी भेदभाव देखा गया, क्योंकि जो भूगोल विषय है उसमें पुरुषों का वर्चस्व था। आंदोलन ने जोर देकर कहा है कि भूगोल पुरुषों और महिलाओं के बारे में अनिश्चित धारणाओं की एक श्रृंखला रखता है, और जो भूगोल का अनुशासन है ऐसे रिक्त स्थानों और परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो पुरुषों पर केंद्रित है। यानी कि जब स्पेस की स्टडी होती है, जब स्थान की स्टडी होती है, तो भी वो पुरुष केंद्रित होती है, यानी कि मेल सेंटर्ड व्यू पॉइंट से होती है। तो इस प्रकार भूगोल का अनुशासन मुख्य रूप से पुरुषवादी है, जिसमें महिलाओं की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। तो रोज जैसी जो अलग अलग फेमिनिस्ट ज्योग्राफर थी, उन्होंने इन सारी बातों को सामने रखा। देखिए, लिंग भेदभाव जो है वस्तुतः मानवीय कृत्य है। मानवीय कृत्य है मतलब प्रकृति ने लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। यानी प्रकृति ये नहीं कहती है कि एक बड़ी कंपनी का जो सीईओ है वो केवल पुरुष हो सकता है, लेकिन हमारा जो समाज है उसने काफी कुछ डिफाइन कर दिया है कि अलग अलग कामों को करने के लिए कौन ज़्यादा उपयुक्त है। जैसे आप देखेंगे अधिकतर जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें सीईओ जो है पुरुष ही होते हैं। तो यानी कि लिंग के आधार पे जो भेदभाव है वो मानवीय कृत्य है। अगली लाइन को देखिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। समाज के प्रभुत्व संपन्न समूहों ने समाज में अपने ही दृष्टिकोण से दृश्य जगत एवं प्रकृति को देखा और निर्वचित किया। देखिए, यहाँ पर जो कहा जा रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो दिव्यांग नहीं है, यानी जिसका पूरा शरीर स्वस्थ है, सही है। अब ये क्योंकि दिव्यांग नहीं है, मान लीजिए ये एक स्कूल का निर्माण कर रहा है। स्कूल का निर्माण करते समय मान लीजिए जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पैर सही नहीं है, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है एक रैंप बनाना चाहिए, जिससे हो करके उनकी व्हीलचेयर आसानी से आगे जा सके। लेकिन अब क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो प्लानिंग कर रहा है वो खुद दिव्यांग नहीं है, तो उसको ये समस्या ध्यान में नहीं आएगी। तो वो रैंप की जगह क्या करेगा, केवल सीढ़ियां बना देगा। जब केवल सीढ़ियां बनाई जाएंगी तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको स्कूल आने जाने में कठिनाई होगी, या कह लीजिए स्कूल की बिल्डिंग में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कठिनाई होगी। तो यही कहा जा रहा है। अब देखिए, किसी भी तरह का प्रभुत्व संपन्न समूह हो, चाहे वो जमींदार और किसान के बीच का रिलेशन हो, अमीर और गरीब के बीच का रिलेशन हो, जब भी कोई प्रभुत्व संपन्न समूह यानी कि जो बहुत ज्यादा संसाधन संपन्न समूह है, जब वो कोई योजना बनाएगा या प्रकृति को देखेगा तो वो जाहिर सी बात है अपनी नजर से देखेगा। और ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है, जो शोषित व्यक्ति है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, उसकी समस्याएं अनदेखी रह जाएंगी। यही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि क्योंकि जो समाज के प्रभुत्व संपन्न लोग हैं उन्होंने लैंडस्केप को देखा, उन्होंने नेचर को देखा, तो इसलिए उन्होंने पूरे लैंडस्केप को अपनी ही नजर से देखा। और ऐसे में जो प्रभुत्वहीन लोग थे, जिनके पास अधिकार नहीं थे, उनके हितों की अनदेखी हो गई। ऐसा ही एक प्रभुत्व संपन्न वर्ग है पुरुष।
पुरुष के पास हमेशा से महिलाओं से ज्यादा अधिकार रहे हैं अधिकतर समाजों में। कुछ समाजों को छोड़ दें और कुछ समय काल को छोड़ दें तो पुरुषों के पास हमेशा ही महिलाओं से ज्यादा अधिकार रहे हैं। तो पुरुष समाज ने अपने द्वारा धरातल की व्याख्या की और उसको पूरे समाज पर थोप दिया, यानी लैंडस्केप की या एक स्पेस की जो व्याख्या की पुरुष ने वो अपने अकॉर्डिंग की और पूरे समाज पर इसको थोप दिया, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनके हितों की अनदेखी हुई। देखिए, जो पोस्ट मॉडर्न जोग्राफर्स हैं यानी उत्तर आधुनिक जो मानव भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो भूगोल का रिसर्च वर्क है इसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए? जो आपका भूगोल में रिसर्च का वर्क है उसको ज़्यादा नैतिक बनाया जाए, यानी कि अलग अलग वर्गों की जो समस्याएं हैं जिसमें महिलाओं की भी समस्याएं सम्मिलित हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए रिसर्च वर्क किया जाए, यानी कि अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। सामाजिक भेदभाव की प्रक्रियाओं को समझा जाए, यानी कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से पुरुष महिला के बीच में या अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच में भेदभाव जन्म लेता है, इसके ऊपर वर्क हो। इसके बाद सेल्फ कंस्ट्रक्शन, यानी कि समाज में जो अलग अलग श्रेणियां हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, या फिर जनरल है, ओबीसी है, एससी है, इन सभी श्रेणियों के बीच में किस तरह के संबंध हैं, इसका अध्ययन करना, ये हो गया सेल्फ कंस्ट्रक्शन। इसके साथ ही भूमंडलीयता और प्रदेशीयता, यानी अलग अलग स्थानों पर जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो समूह रह रहे हैं, या दो चीजें हो गई, व्यक्ति और व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले समूह, इनकी स्पेशियल एनालिसिस करना, इनका स्थानिक विश्लेषण करना। और इसके साथ ही प्रदेशीयता, यानी कि अलग अलग स्थानों पर किस तरह का कल्चर विद्यमान है, किस तरह की असमानताएं विद्यमान है, शोषण के कौन कौन से कारण हैं, इन सभी चीजों को समझना, ये भी ज्योग्राफी की रिसर्च में ऐड किया जाए। और अंतिम रूप से समाज, संस्कृति और प्राकृतिक वातावरण, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा प्राकृतिक वातावरण है, जो संस्कृति है, इसकी व्याख्या के लिए कौन सी अप्रोच अपनाई जाए, किस अप्रोच का क्या महत्व है, इन चीजों की भी व्याख्या करना या इन चीजों पर ध्यान देना, ये भी एक लक्ष्य बनाया गया ज्योग्राफी में शोध कार्य का। और ये लक्ष्य किसने बनाया? हमारे उत्तर आधुनिक मानव भूगोलवेत्ताओं ने बनाया। उत्तर आधुनिकता और तर्क प्रधान नारीवाद का मंतव्य है, यानी कि जो हमारा पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है, इसका मानना है कि भूगोल में एक पृथक श्रेणी के रूप में महिलाओं की स्थिति, समस्या और स्थानिक निर्वचन को अलग अलग समूहों से जोड़ा जाए। यानी कि भूगोल में जो महिलाओं की स्थिति क्या है, इस समय समस्याएं क्या है महिलाओं की, इस सभी को एक पृथक श्रेणी के रूप में देखा जाए और जो महिलाओं की आवश्यकता है, अनुभव है, इनकी व्याख्या की जाए। अभी तक ये चीज भूगोल में नहीं हुई है कि महिलाओं को एक अलग नजरिए से, एक अलग श्रेणी के रूप में देख के महिलाओं की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो जो उत्तर आधुनिकतावादी भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने कहा अब ऐसा करना चाहिए, यानी कि जो महिलाओं की समस्या है उसके ऊपर भूगोल को विशेष ध्यान या अलग से एक विशेष श्रेणी के रूप में ध्यान देना चाहिए।